हेलो बच्चों। तो बहुत महीने बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। आफ्टर सो मेनी मंथ्स एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड उसके वजह से ये चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले नॉर्मली जैसे हम लोग फिर बहुत जेई मेंस भी सामने आ रहा है और पहले हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह किए थे। मैं इस साल भी सेम, जब इस साल बहुत लेट हो गया, बट आई थिंक मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस का सेशंस वगैरह चलेगा तो मैं उस टाइम से वीडियोस डालना बहुत स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोस एंड मैं ट्राई करूंगा कि काफी सारे चैप्टर्स इस बार यूट्यूब में पढ़ाने का, क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए। आई विल बी थोड़ा सा तो वीडियोस आएगा अब। थोड़ा मतलब बहुत लेट हो गया, इट्स अ वेरी बिग गैप, आई नो। तो ठीक है, पहले अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली इन केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री मतलब इन जनरल सेंस में हम लोगों का दिमाग में जो चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, कोई वही की लैब में कोई की कोई मैटर लेके किसी के अंदर मिक्स कर रहा है, कुछ भी चल रहा है, ये केमिस्ट्री है। मतलब जो हम लोग जनरली केमिस्ट्री को जैसे सोचते हैं, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसका मतलब उसके अंदर बॉन्ड वगैरह कुछ ना कुछ हो रहा है। अब कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब कोई कंपाउंड किसी के अंदर मिक्स कर दो तुम, किसी ना किसी चीज फॉर्म हो रहा है। उसका मतलब कोई बॉन्ड किसी के साथ, किसी का बॉन्ड था, वो बॉन्ड टूट रहा है, किसी के साथ दूसरा बॉन्ड बना रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है मतलब कोई ना कोई बॉन्ड टूट रहा है, कोई ना कोई बॉन्ड बनता जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली related to bond and everything is related to bond। अब bond क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स किसी दोनों बॉडीज के बीच में, वो किसी चीज के भी हो सकता है, कोई लिविंग बॉडी है कोई नॉन लिविंग बॉडी है, सिंपली एनी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। अगर तुम सोचो अपने मम्मी पापा के बारे में भी, मम्मी पापा के अंदर जो रिश्ता है उसको ही बॉन्ड बोलते हैं ना, इन सिंपल टर्म्स, इन इंग्लिश, नॉट इन केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में घुस भी नहीं रहा हो तो अगर सीधी बात है किसी दोनों बॉडीज के अंदर या फिर कोई दोनों इंसानों के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको ही हम लोग, कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, कोई सब कुछ, एक मम्मी का उसका बेटे के साथ रिलेशन, किसी चीज को ही हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। वही बॉन्ड अगर तुम दो केमिकल्स के बीच में ले आओ, मतलब तुम्हारा कोई दोनों दोस्तों के बीच में जो फ्रेंडशिप उसको तुम बॉन्ड बोल रहे हो। अब तुम्हारा दोनों दोस्त अगर दोनों केमिकल बॉडीज है, दोनों केमिकल सब्सटेंस है, तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, सीधी बात है उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का सीधा सीधा अगर मैं मीनिंग लिखूं, सो chemical bond is the attraction force, is the connectivity between, chemical bond is the chemical bond is the connectivity between the atoms slash elements। अब सीधी बात है, लोग बॉन्ड बनाने क्यों जाएगा? अब बॉन्ड बनाने का मतलब है कि कोई बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कोई नॉर्मली इन एनी सेंस कोई बॉन्ड बनाने की नेसेसिटी क्यों होता है? सिंपल बात है कि अच्छा रिश्ता बन रहा है, किसी के साथ अच्छा रिश्ता बन रहा है, कोई स्टेबल होना चाहता है। तो कोई मतलब हम लोग खुश कब होते हैं? जब हम लोग लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, सिंपल टर्म्स में। तो जितने ज्यादा एक केमिकल कंपाउंड, केमिकल्स में भी सेम बात होता है। अगर कोई एटम देखता है कि वो किसी के साथ जुड़ के कोई स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो नॉर्मली इन पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग के पहले तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हो। अब सिंपल टर्म में पीरियोडिक टेबल अगर नहीं भी पढ़े हो, सिंपल टर्म में मुझे बताओ कि मेरे हम लोग के पास जो पीरियोडिक टेबल का होता है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होता है। 118 एलिमेंट्स में बस नोबेल गैस छोड़ के बाकी सारे
कोई भी अपना प्योर स्टेट में मिलता ही नहीं है। कोई भी एटम हो जाए, कोई मेटल्स हो जाए, कोई नॉन मेटल्स हो जाए, उसका प्योर स्टेट में मिलना बहुत मुश्किल होता है। सोडियम को प्योर स्टेट में रखने के लिए केरोसिन के अंदर पुट करके रखना पड़ता है कि तुम एटमॉस्फेयर में रख दो, वो खा जाएगा, आग लग जाएगा, उसके साथ पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर एयर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, वगैरह वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। कोई भी कोई नॉन मेटल्स वगैरह फिर भी थोड़ा सा स्टेबल होता है, मगर फिर भी दूसरों के साथ बॉन्ड बना के रहता है। कोई भी अपना सिंगल एटम फ्री स्टेट में नहीं रहता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे कि नोबेल गैस रखता है। नोबेल गैस में अलग कहानी है कि उसका ऑक्टेट वगैरह फेल है। नोबेल गैस का कहानी बहुत अलग होता है, फिर भी जेनॉन के करीब जाता है। तीन चार एलिमेंट्स जी रहता है, तीन चार। नोबेल गैस में जब तुम जेनॉन वगैरह डालोगे, जेनॉन वगैरह भी कॉम्पाउंड दिखने लग जाएगा। तो सिंपल टर्म्स में जब हम लोगों का केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड इज द कनेक्टिविटी बिटवीन द एटम्स। केमिकल बॉन्ड इज द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स एंड एलिमेंट्स। अब इसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें नॉर्मली स्टार्ट करना है तुम्हारा नोबेल गैसेस। तो नोबेल गैसेस जनरली, ऑल द नोबेल गैसेस एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब है सिंपल कि वो अपना, फ्री स्टेट का मतलब है, फ्री स्टेट का मतलब है कि वो सिंगली अपना एलिमेंट स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में रह रहा है। मतलब इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द नेचर, इन द एलिमेंटल स्टेट। इट इज प्रेजेंट इन द नेचर इन द एलिमेंटल स्टेट। अब सीधी बात है, जब नोबेल गैसेस एक फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, मगर हमारे पास जनरली मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट देम, एक्सेप्ट द नोबेल गैसेस वन और इन द बॉन्डेड स्टेट। तो बाकी जितने भी सब कुछ है मेरे पास किस फॉर्म में है? बॉन्डेड स्टेट, बॉन्डेड स्टेट फॉर्म में है। तो इसके बाद तो हमारे पास अब कोई कोई बोलेगा कि बॉन्ड, तो बॉन्ड का इन जनरल टर्म्स में मीनिंग क्या आया? बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या आया तुम्हारे पास? बॉन्ड का मतलब आया टू होल्ड देम टुगेदर, कि दोनों को एक दूसरे को पकड़ के रखना, टू होल्ड देम टुगेदर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं बहुत सिंपल लॉजिक में, पहले बॉन्ड बॉन्ड हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स करेंगे, इसका 30+ लेक्चर्स हो जाएगा इजीली। तो हम तो ध्यान से सुनो, अभी बहुत बेसिक डांस में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जी एडवांस के लेवल तक लेके जाऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। तो पहले जो बोल रहा हूँ वही ध्यान से सुनो कि बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत जा सकता हूँ, मगर पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। तो बॉन्डिंग में हमारे पास बेसिक मुद्दा क्या है? टू होल्ड देम टुगेदर। अब सिंपल टर्म्स में अगर मैं एक नोबेल गैस का ही एग्जांपल ले लूं, मान लो तुम्हारे पास कोई हीलियम है। हीलियम क्या एग्जिस्ट कर रहा है? वो मेरे पास एलिमेंटल स्टेट में है। तो वो क्या है? वो किसी के साथ तुम्हारा बॉन्ड नहीं बना रहा है, एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब मैंने लिया क्लोरीन गैस को। सबको पता है कि क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन इन द गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब क्लोरीन अगर गैसियस स्टेट में, क्लोरीन गैसियस क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। अब तुम्हारे मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस क्या होता है? एक मॉलिक्यूल और एटम में, एटम मतलब उसका सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है। अब क्लोरीन एक अगर मॉलिक्यूल है, तो ये मेरे पास क्लोरीन है, ये दूसरा मेरे पास क्लोरीन है। अब ये दोनों मिलके मेरे पास क्या कर रहा है? मेरे पास एक और इसका बीच में जो होता है उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि एक चेम्बर में, ये एक मैंने चेम्बर लिया और इधर मैंने क्लोरीन लिया, Cl2 गैस लिया, और इधर मैंने Cl2 गैस लिया। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो चल रहा है उसको मैं बॉन्ड बोल सकता हूँ क्या? लिटरली इन दोनों के बीच में जो चल रहा है, इस इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसको मैं बॉन्ड बोल सकता हूँ। हम बॉन्ड का मतलब है, अब इधर से थोड़ा सा इम्प्रूव करके बोलता हूँ मैं टर्म्स को। तो ये जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में था, इन दोनों के बीच में कोई परमानेंट बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं था। इट्स अ इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आई कांट,
सेट अ बॉन्ड। हम लोग नहीं बोल सकते ये अच्छा खासा बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है? तो पर्टिकुलरली अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ डर रहा है, अगर तुमने बॉन्ड ऐसा दिया कि एक क्लोरीन, दोनों क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल, इधर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था, इधर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल था। अब तुमने थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हवा दिया, और मतलब थोड़ा सा एयर दिया, और वो दोनों अलग अलग हो गया, तो उनके बीच में बॉन्ड कहाँ रहा? तो ये दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये क्लोरीन क्या है? ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इट इज अ मॉलिक्यूल। और ये भी क्लोरीन क्या है? ये क्लोरीन भी क्या है? मेरे पास मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो चल रहा है, ये मेरे पास क्या है? एक, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एफ फॉर फोर्स, ए फॉर अट्रैक्शन, तो दिस इज काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड नहीं बोल सकता। तो और वो तो बॉन्ड क्या होगा? ये मेरे पास क्लोरीन का एक एटॉम है, दिस इज ऑल्सो क्लोरीन का एटॉम, मतलब ये एटॉम है, दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एटॉम, ये भी एटम है। और इन दोनों के बीच में जो चक्कर चल रहा है, ये दोनों जिसके कारण वो स्टिक करके रखा है। इट्स नॉट लाइक कि स्टिक करके रखा है। तो हम लोग आएंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग में, हम लोग सब कुछ देखेंगे व्हाट इज अ स्टिक, एंड हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते क्यों है बॉन्ड को, तो वो सब कुछ मैं आऊंगा, कोऑर्डिनेट आयनिक सब कुछ। तो ये दोनों के बीच में जो स्टिक लगा है, या फिर तो इसको, इसका मतलब जो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा है, इट्स नॉट लाइक ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स अ प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, या फिर बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर जिसके कारण ये, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पावर है बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास जो बॉन्ड का डेफिनेशन आया, तो बॉन्ड का डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमेशा क्या होना चाहिए? इंट्रामोलिक्यूलर होना चाहिए। इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? कि मॉलिक्यूल के अंदर का कहानी। इंट्रामोलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर का कहानी, ठीक है। और इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर। और ये इंट्रामोलिक्यूलर था, तो इंट्रामोलिक्यूलर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे। और इधर जो चल रहा था, इसको हम लोग क्या बोल सकते? इंटरमोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, इट्स नॉट अ प्रॉपर बॉन्ड, इट्स नॉट अ बॉन्ड। हाँ, इन टर्म्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट्स आई कैन डेफिनेटली, आई कैन डिफाइन आई कैन डिफाइन अ बॉन्ड, ए केमिकल बॉन्ड इन इन दिस वे। तो अब मेरे पास जो था, मेरे पास जो क्लोरीन जो एटम था, इन क्लोरीन क्लोरीन जुड़ के क्या आया मेरे पास? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोनों जुड़ा क्यों? अब इन प्रॉपर टर्म्स हमें हमें क्या पता है कि कोई भी चीज इन नेचर, anything wants to be stable, wants to become स्टेबल। सब लोग अपने लाइफ में वगैरह वगैरह, कोई इंसान कोई देख लो, वो जॉब लेने के लिए पागल हो जाता है। तो मतलब वो स्टेबल होना चाहता है, कोई अपना फैमिली चाहता है, कोई अपना किसी भी चीज को लेके परेशान होता है, तो भाई ये सॉर्ट आउट हो जाए, ये सॉर्ट आउट हो जाए। कोई भी करता है कि हमेशा भाई मुझे स्टेबल बना दे, सब कुछ एक स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर स्टेबिलिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो रहा है, तो मेरे पास नेचर में एनीथिंग 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 कोई भी चीज हो जाए। अब दो पॉइंट आता है हम दोनों को, तो मैं बोल सकता हूँ कि अब दूसरा चीज होता है कि क्षमता। अब एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या होता है? एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशन होता है कि तुम लोग जान लेते हो ना, एनर्जी का मतलब क्या होता है? कि किसके अंदर गर्म खून है बहुत ज्यादा, कोई किसी को पीटने जा रहा है, सीधी बात है, कोई उसके अंदर गर्म खून चल रहा है, उसके उसका एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। वो अपना एनर्जी में, वो जब तक किसी को उसका काम नहीं हो रहा है, मतलब सुबह उठते उठ के हम लोग काम करने जाते हैं, सुबह हमारा एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो बहुत ज्यादा जब एनर्जी हाई रह रहा है, हम लोग स्टेबल नहीं हो पाते। मेरे अंदर एनर्जी है, अभी मेरे अंदर क्षमता है, तो भाई काम कर ले। उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा, उसके मतलब एनर्जी भी लूज होता रहेगा, लूज होता रहेगा, एनर्जी एट ए टाइम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, तुम्हारा काम भी खत्म होना खत्म होगा, तो तुम्हारे पास स्टेबिलिटी आएगा। तो हमेशा एनर्जी एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जिंदगी का काम है, ये केमिस्ट्री में हर एक पॉइंट में तुम्हें रखना पड़ेगा कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, ठीक है। ओके।
तो ये एक तुम्हारा पॉइंट हो गया कि एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का डिफरेंस क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स और एटम्स में अब तुम्हें पता है कि मैंने क्या बोला कि पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैसेस छोड़ के क्या होता है कि बाकी सब लोग बाकी सब लोग इसमें नहीं जा रहे हैं। बाकी जितने भी है, ऑल एटम्स all the atoms except noble gas are forming the molecule are forming molecules। तो मेरे पास अगर तुम नोबेल गैसेस को छोड़ दो तो मेरे पास बाकी सब लोग क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए पागल हो रहा है। तो मुझे इतना तो कैपेबिलिटी है ना, पता है कि कौन सा होगा, एटम ज्यादा स्टेबल होगा या फिर मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। मेरे पास हमेशा क्या होता है, हम लोग इसको एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। एनर्जी डायग्राम में हमेशा तुम्हारे पास अगर मैं दोनों स्लॉट्स बनाऊं तो इधर मेरे पास एटम होगा, इधर मेरे पास मॉलिक्यूल होगा। तो मेरे पास एटम क्या होता है, एटम हमेशा मेरे पास जो एटम आएगा विल बी ऑफ हायर एनर्जी, विल बी ऑफ हायर एनर्जी। एंड मॉलिक्यूल क्या होगा, और हम लोग इसको किस रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये एनर्जी का प्लॉट है। जितना ज्यादा वाई एक्सिस में, इसको अगर एक्स वाई एक्सिस मान लो, तो जितना ज्यादा वाई एक्सिस में इंक्रीमेंट होता रहेगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स का एनर्जी क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ लेस एनर्जी है। तो मॉलिक्यूल्स का अगर लेस एनर्जी है, उसका मतलब कि मैं बोल सकता हूँ हाई स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल्स में लेस एनर्जी होता है तो हाई स्टेबिलिटी होता है। अब देखो, हाँ, अब कोई भी चीज एटम से मॉलिक्यूल जा रहा है, तुम कैसे बोल सकते हो कि केमिकल, अच्छा, तो केमिकल बॉन्डिंग में, अच्छा, रिपल्शन एंड, अच्छा, तो मैं इसके बाद अगर मैं एटम मॉलिक्यूल का हुआ, तो इस एटम एक मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन हो रहा है। अब एटम एक मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स को कैसे बोल सकते हैं, अगर व्हाट इज अट्रैक्शन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए क्या हो सकता है, अगर मैं बोलूँ जो हमारे पास थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी क्या है, मेरे पास जो थर्मल एनर्जी है उसको मैं इक्वल टू 3/2 RT से बोलता हूँ। अब ये जो एनर्जी है, इसको हमेशा ओवरकम करके जो फोर्स आता है उसको ही हम लोग, मतलब तुम्हारे पास जो केमिकल बॉन्ड बनना चाहिए वो हमेशा थर्मल एनर्जी को ओवरकम करना चाहिए। उसका मतलब मेरे पास, मान लो किसी किसी दोनों ने, ए ने बी के साथ बॉन्ड बनाया। अब ये बॉन्ड कब तक तुम स्टेबल बोलोगे, ये अगर तुम्हारे पास जो रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर में अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा, अगर रूम टेम्परेचर में मेरा बॉन्ड स्टेबल है, उसका मतलब मेरा कंपाउंड रूम टेम्परेचर में, मेरा कंपाउंड स्टेबल है, मेरा कंपाउंड स्टेबल है। उसका मतलब मेरा कंपाउंड अगर स्टेबल है तो इसके अंदर जो बॉन्ड है, इसको मैं बोलूंगा बॉन्ड। अगर ये रूम टेम्परेचर में ला रहे हो और ये इसका बॉन्ड टूट रहा है, ये ए अलग हो रहा है, बी अलग हो रहा है, तो इसको मैं कभी बॉन्ड नहीं बोल सकता सिंपल टर्म्स में। तो मेरे पास एक बॉन्ड होने के लिए एक सिंपल फंडा है कि मेरे पास जो दोनों है, दोनों के बीच में एक अच्छा खासा अट्रैक्शन फोर्स रहना चाहिए, ये केमिकल बॉन्ड रहना चाहिए। मतलब कि रूम टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी E/2 RT से दिखाते हैं। तुम अगर मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बोलो, ये 1 मोल के लिए वैलिड है, और अगर 1 मॉलिक्यूल के लिए बोलो तो 3/2 केवीटी होता है, केवी फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो बहुत अलग चीज है, उसको मैं बाद में आऊंगा कभी। तो थर्मल एनर्जी बाई थ्री बाई ई इक्वल टू 3/2 RT को ओवरकम करना पड़ता है। तो अच्छा, रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होता है, बेसिकली जो रिपल्शन क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है। तो रिपल्शन फोर्सेस का अगर तुम बात करो, सीधा मुद्दा है कि अच्छा, रिपल्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स में मैं आता हूँ। तो हमारे पास, हम लोगों ने एक कंक्लूजन लाइन क्या निकाला कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर बढ़ा तो मेरे पास स्टेबिलिटी हमेशा घटा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ये भी कर लिया कि एनर्जी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी के। और तो मेरे पास, मैं अगर ओवरऑल सब कुछ मिला के मैं अगर केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन लिखूं, तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन मेरे पास क्या आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो अभी जनरली केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ कुछ भी चीज को स्पेसिफाई नहीं किया। तो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस कुछ भी हो जाए, टू होल्ड देम टुगेदर, टू होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड, इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। अब मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? अब दोनों को एक दूसरे को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाया तो कुछ नहीं हो सकता। जो तुम्हारे पास जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स मतलब क्या, दोनों, अगर मैं किसी ऐसे चीज से बात करूं कि दोनों चार्ज बॉडीज, तो दोनों एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करता है। और रिपल्शन फोर्सेस, जो रिपल्शन फोर्सेस होता है, हम लोग तो अट्रैक्शन 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 के बारे में बहुत 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 बात करते हैं। और रिपल्शन बेसिकली होता क्या है, जो हम मैंने थर्मल एनर्जी के बारे में बोला, थोड़ा अलग तरह से समझा रहा हूँ कि रिपल्शन फोर्सेस भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिपल्शन फोर्सेस बहुत जगह बहुत ज्यादा डोमिनेशन दिखाता है। कि रिपल्शन फोर्सेस होता क्या है कि मान लो तुमने दो मैग्नेट लिया, तो दोनों मैग्नेट का तुमने नॉर्थ पोल लिया, इधर भी नॉर्थ पोल लिया। अब सबको पता है कि नॉर्थ पोल हमेशा क्या होता है, कि तुम्हें बोल रहा है कि भाई, ये बचपन में तो किए हो ना। मैं कब इसमें ज्यादा फिजिक्स नहीं घुसा रहा हूँ कि दोनों नॉर्थ पोल को तुम हमेशा, मैंने ये एक नॉर्थ पोल लिया, दूसरा एक नॉर्थ पोल लिया, नॉर्थ पोल का कभी टच नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो क्या होते जाएगा, तुम कभी नहीं कर सकते, ये थोड़ा इधर हो जाता है। बचपन में हम लोग खेलते थे कि दोनों मैग्नेट्स का, हाँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल तो चल जाता है, मगर इन दोनों को एड्स को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे चिपक जाता था, और उसको अलग करके हम लोग ट्राई करते थे, भाई इसका तो हो जाए, मगर होता नहीं था। तो रिपल्शन फोर्सेस जो रिपेल करते हैं, इन रिपल्शन फोर्सेस का फंडा क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, हम लोगों के पास जो थर्मल एनर्जी होता है, तो रिपल्शन जब होता है, मान लो इसका नॉर्थ पोल इसको रिपेल करना चाह रहा है, उसका मतलब जब भी इन दोनों को तुम पास आ रहे हो, तो क्या होता था, तुम जब भी उन दोनों को बहुत पास ले जा रहे हो, क्या होता था वो ना, मतलब एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करता था, मतलब तुम उसको चिपका ही नहीं पाते थे। अगर हाँ बहुत गंदा मैग्नेट हो तो चिपका देना बहुत इजी होता है, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो उन दोनों को चिपकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम क्या करते थे, एक दूसरे को, तो वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पास बाहर जो थर्मल एनर्जी होता है, उससे ये जो नॉर्थ पोल था, इसका नॉर्थ पोल का जो एंड था, ये क्या करता है, ये गेन करता है। तो इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये एनर्जी गेन करता है फ्रॉम द सराउंडिंग एंड वाइब्रेट्स। एंड वाइब्रेट्स मतलब सीधी सीधी बोलो तो इसका, अगर जिन लोगों को वाइब्रेशन एनर्जी वगैरह का पता हो, उन लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा। ये थर्मल एनर्जी आएगा, और ये थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाइब्रेशनल एनर्जी में। ये वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये वाइब्रेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये दोनों रिपल्शन फोर्सेस, तो रिपल्शन होने के लिए भी सीधा मुद्दा मैंने क्या बोला, एनर्जी के टर्म्स में बोल रहा हूँ, कि मेरे पास अट्रैक्शन दिखाए, रिपल्शन दिखाए, कुछ भी दिखाए, तो उसने क्या किया, जो सिस्टम था, अगर मैं बोलूँ इसको, मैं सिस्टम बोलूँ इन जनरल टर्म्स में, ये सिस्टम ने सराउंडिंग जो था, ये थर्मल एनर्जी कहाँ पर था, सराउंडिंग में था। थर्मल एनर्जी कहाँ मिलता है, थर्मल एनर्जी नॉर्मली मिल जाता है रूम टेम्परेचर में। तो मेरे पास जो सराउंडिंग से था, उसने थर्मल एनर्जी को गेन किया सिस्टम ने। सिस्टम ने जब भी मेरे पास थर्मल एनर्जी को गेन किया, तो सिस्टम का एनर्जी क्या हुआ, सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हुआ। सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हुआ तो सिस्टम का स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की हुआ घटा। तो इसके लिए नॉर्थ पोल जब तुम पास लाओगे, ऑब्वियसली अनस्टेबल हो जाएगा ना। तो सीधा फंडा है, मैंने उल्टा समझाया कि स्टेबिलिटी वगैरह का रीजन क्या होता है। अब देखो, ये तुम्हारे पास नॉर्मल समझ है। अब हम लोग एक, तो मेरे पास जो भी समझ है, अब देखो, तुम्हारे पास जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स था, सबको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का थोड़ा तो बहुत तो पता ही है, मैं फिर भी बताऊंगा। तो मेरे पास जो एटॉम्स था, उस एटॉम्स का हमने क्या बोला, एटॉम्स ज्यादा एनर्जी का होगा, क्योंकि वो हमेशा मॉलिक्यूल वो बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका उसका सीधा फंडा है कि कुछ अच्छा कुछ बना दो। तो एटॉम्स हमेशा किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, एटॉम्स हमेशा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर एटॉम्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे बताओ, ये एटॉम्स हमेशा मॉलिक्यूल्स में जा रहा है, मतलब तुम्हारे पास जो एटॉम था, ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करके, कुछ एनर्जी को क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज करेगा,
एनर्जी को बाहर जाएगा और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, किस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा, पहले मैं अगर बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दोनों एटम्स लिया, दोनों एटम्स ने एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। दोनों एटम्स ने अगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब दोनों एटम्स के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा है। तो दोनों एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी, मतलब एटम्स आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज फॉर्मिंग ए मॉलिक्यूल। अगर atoms after bond formation is forming a molecule, so the process is an exothermic process। क्योंकि हम लोग का क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि हमने क्या देखा, जो एटम था वो एटम से मॉलिक्यूल बनने के लिए ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और जहां भी एनर्जी रिलीज के बात हुआ उधर मेरे पास क्या आता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का सीधा फंडा क्या होता है, एनर्जी रिलीज का। कभी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सिस्टम। और ये हमेशा किसके रेस्पेक्ट में बात किया जाता है, सिस्टम के रेस्पेक्ट में आता है। मतलब तुम जिसके रेस्पेक्ट में देखना चाहते हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ घुसते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में घुसने के लिए तो एक ग्राफ पढ़ना है, जो हम लोग मोर्स पोटेंशियल का ग्राफ बोलते हैं। तो मोर्स ग्राफ, या फिर तुम बॉन्ड ग्राफ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो, कि फिर बॉन्डिंग ग्राफ, बॉन्डिंग ग्राफ, बॉन्डिंग एनर्जी ग्राफ, कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें ग्राफ सीखना इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ का एक, बॉन्डिंग का एक बेसिक ग्राफ है। कभी भी एनर्जी को जिसमें कन्वर्ट होता है, और तुम्हें इधर से ना बहुत कुछ समझ आता है। तो बॉन्डिंग ग्राफ में अगर करो, इसको ड्रॉ करो, जस्ट अ सेकंड। तो मेरे पास सीधा सीधा जो हमें हम लोग को क्या पढ़ना है, एक मोर्स ग्राफ या फिर बॉन्डिंग एनर्जी ग्राफ पढ़ना है। तो बॉन्डिंग एनर्जी ग्राफ में तुमने हमने क्या किया, एक दोनों एटम्स के बीच में जो ग्राफ बनता है ना, सीधा एक मॉलिक्यूल बनना है। अब एक एटम से मॉलिक्यूल क्या बनता है और उसके एनर्जी वगैरह में क्या चेंज होता है, उसको ही। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये ग्राफ दोबारा देखोगे, ये एनहार्मोनिक मोशन के लिए ग्राफ है। उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसका सिंपली तुम मान सकते हो, ये तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड के में क्या आया, पोटे सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी आया। इधर पोटेंशियल एनर्जी आया तुम्हारा, और इधर में अगर लिखूं तो इधर तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी आया, और राइट साइड में इधर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को मैं लिख सकता हूँ, इसमें क्या आया, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस में फिर इधर मैंने इधर एक जो सेंटर है तुम्हारे पास, ओरिजिन है, उसको मैंने एक एटम को, एटम के रिस्पेक्ट में एक एटम दिया, सिंगल एटम, जो कि इसमें प्रेजेंट है। तो ये एटम क्या है मेरे पास, सिंगल एक एटम प्रेजेंट है, जिसको मैंने स्टिक कर दिया, स्टिक टू वॉल कर दिया। उसको नड़ेगा नहीं, वो नड़ेगा नहीं, चढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, उसको मैंने स्टिक कर दिया प्रॉपर एक सेंटर पे। तो इधर जो एटम है, इसके साथ कोई इसके साथ कोई बॉन्ड बनाना आएगा। मतलब जैसे रिश्ते देखने आता है ना सीधा, कि लड़की के घर पे लड़की है और कोई लड़का आ रहा है रिश्ता देखने, तो लड़की बैठा है उसका रूम में है, लड़की, तो लड़की बैठा है उसके रूम में। अब कोई लड़का आ रहा है उसके साथ रिश्ता देखने आ रहा है, मतलब दूर से मेरे पास कोई क्या आ रहा है, दूसरे कोई एटम आ रहा है। तो ये एटम क्या क्या होता है, वो उसका साइज वगैरह से में मत जाओ, मतलब कुछ भी उसका साइज इक्वली हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, कुछ भी। मैंने रैंडम के लिया, इसका ए ले लिया और इसको मैंने बी ले लिया। तो दोनों एटम्स लिया, और ये दोनों एटम्स को मैंने क्या किया, पहले मैंने बोला कि ये दोनों एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, they are present at a infinite डिस्टेंस। अब दोनों जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, मतलब मान लो तुम लोग कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मतलब इन इन एक दोनों का एक दूसरे का अता पता कुछ नहीं है। तो अता पता अगर कुछ नहीं है, कि ये इसको जानता भी नहीं है, ये सिंपल फंडा है, ये जो स्टिक करके बैठा है सेंटर पे, इन दोनों का डिस्टेंस कब है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस एटॉम का एनर्जी में एट इनफाइनाइट डिस्टेंस
at infinite distance, I am considering the energy of the atom to be zero. हम लोग इसको जीरो कंसीडर कर रहे हैं. इट्स नॉट एक्चुअली कि इसका एनर्जी जीरो है. हम लोग कंसीडर कर रहे हैं. वी आर कंसीडरिंग इट्स एनर्जी टू बी जीरो. इट्स नॉट एक्चुअली जीरो. वी आर कंसीडरिंग वी आर कंसीडरिंग द एनर्जी टू बी जीरो. एक एटॉम का एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ दैट एटॉम can't be जीरो. ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसका एटॉम का एनर्जी जीरो हो जाए. ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि उसका एनर्जी जीरो है. उसका एनर्जी को जीरो मान रहे हैं, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, सच बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग जीरो मान रहे हैं. अब देखो, रिश्ता देखने जब आ रहा था वो बहुत दूर था. इसके इसको इसका इसके बारे में कुछ अता पता कुछ नहीं था. अब क्या हुआ, थोड़ा सा उसने ट्रेन से जाना स्टार्ट किया कि भाई मुझे उसके पास जाना है. तो उसके पास जाना है तो मेरे पास क्या हो रहा है कि सीधा सीधा बोलो कि मैं उसको, उसका नाम पता है कि उसका नाम ए है, मैं बी हूँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ. तो मैंने क्या किया, घर से निकला. अब मुझे थोड़ी देर पहले तक मैंने फोटो वोटो कुछ नहीं देखा था, तो मेरे अंदर उसके लिए कुछ, मतलब कुछ हमदर्दी नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ रिलेशनशिप वगैरह कुछ हुआ ही नहीं था. उसके बाद मैंने जब बोला कि भाई मैं उसके साथ मिलने जाऊंगा, तो मैंने क्या किया, मेरे दिल में आया कि भाई मेरे अंदर उसके लिए थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ. तो मेरे अंदर अभी क्या हुआ, थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ. और अगर थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हुआ तो मेरे पास क्या हुआ, जब भी अट्रैक्शन होगा, याद रख लेना, जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है, हमेशा एनर्जी डिक्रीज करता है. और कभी भी रिपल्शन फोर्स होगा तो उस तब क्या होता है, रिपल्शन फोर्स मतलब हमेशा एनर्जी इंक्रीज होता है. कभी भी अट्रैक्शन फोर्स हो, अट्रैक्शन फोर्स मतलब एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज. और कभी भी तुम्हारे पास अगर रिपल्शन फोर्स हो, अगर तुम्हारे पास रिपल्शन फोर्स हो, रिपल्शन फोर्स में क्या होगा, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज. एनर्जी क्या होगा, तुम्हारे पास इंक्रीज होगा. अब देखो, ये डिक्रीज इंक्रीज का कहानी में जाते हैं. तो उसने क्या किया, इसने थोड़ा सा बाहर निकला कि भाई मुझे अभी जाना है. तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो न्यूक्लियस जाने की तरफ कोशिश करेगा, तो इसने स्टार्ट किया तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा घटा, तो थोड़ा सा घटा. तो ये तो मेरे पास क्या था, इसका एनर्जी एट द सेंटर ये जीरो था. एनर्जी जीरो था, किस पॉइंट पे जीरो था, एट द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में हम लोग एनर्जी कैलकुलेशन में देख रहे हैं कि उसको एक बैरियर मान रहे, उसको स्टैंडर्ड मान रहे. तो उसके नीचे गया तो इधर से मैंने, मेरा ग्राफ जो स्टार्ट होगा, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा था, ऐसे स्टार्ट होके थोड़ा सा उसका जीरो से घटा. ऐसे घटते 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 क्यों जा रहा है, तो मेरे पास जो गया, सीधा बोलूं तो वो थोड़े पास आ रहा है. जितना पास जाएगा, अब वो दिल्ली में था, दिल्ली से कोलकाता में जा रहा है, तो दिल्ली से जब कोलकाता में जा रहा है तो उसने थोड़ा थोड़ा करके पास किया. जितना ज्यादा ट्रेन आगे बढ़ता रहा, ट्रेन ज्यादा बढ़ता रहा, तो वो क्या होता रहा, उसके दिल में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता रहा, उसके दिल में उसके लिए हमदर्दी बढ़ता रहा. तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, अब जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता रहेगा, उसका एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोनों क्या, अब दोनों में गिरता रह रहा है, गिरता गिरता जाके. तो मेरे पास इधर जो हो रहा है, इधर मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन को. तो इधर मेरे पास, इस पॉइंट को मैं अगर सेपरेशन लाइन बनाऊं, एक, जस्ट अ सेकेंड. इधर मैंने अगर सेपरेशन लाइन बनाया, तो इस साइड में जो राइट साइड है मेरे पास, इसमें मेरे पास क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इज डोमिनेटिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डोमिनेटिंग, कि इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता था, इन दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को प्यार करते, और जितना ज्यादा ये एक दूसरे के पास जाने की कोशिश जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, और बहुत अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करते करते इनका एनर्जी क्या हुआ, घटते 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 एक पॉइंट पे आया कि इन दोनों में मैक्सिमम इन दोनों के अंदर क्या है, मैक्सिमम रिलेशनशिप, या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में इससे ज्यादा अच्छा रिश्ता बन ही नहीं सकता, और इसका अच्छा रिश्ता मतलब इन दोनों का, ये दिल्ली से कोलकाता आया, कोलकाता आके इसने शादी कर लिया, तो ये जो पॉइंट आया, ये मेरे पास मैरिज पॉइंट आया, या फिर तुम कुछ भी मान लो, मतलब इन दोनों के अंदर सबसे अच्छा रिश्ता इस पॉइंट पे बना। ये जो डिस्टेंस बनाया मैंने वायलेट पेन से, ये मेरे पास क्या आया, ये जो दोनों आया, ये दोनों पॉइंट इधर से इधर तक, ये मेरे पास क्या आया, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आया, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आया, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आया उसके बाद, और मैं बोल सकता हूँ लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि ग्राफ के टाइम में तुम देख रहे हो कि ये लोएस्ट एनर्जी में, मतलब इसके इससे अच्छा रिश्ता बन ही नहीं सकता। अब इस पॉइंट पे आके इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में तुम्हारे पास मैरिज हो गया, तो इधर इन दोनों का मैरिज सेरेमनी हो गया, मैरिज सेरेमनी वगैरह सब कुछ हो गया। मतलब ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा, इस ऑरेंज कलर को थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊं, इसको नहीं तो कुछ समझने में दिक्कत आएगा। हाँ, ठीक है, ये तुम्हारे पास था। अब इसको ही मैं एक बार, ये सेम चीज, तो ये इधर आ गया, ये इधर तक आ गया, इधर तक जब इसने आ गया, तो इसमें आने के बाद क्या हुआ, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, जस्ट सेकेंड। हम्म इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बड़ा, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये पूरा पूरा तुम्हारे पास क्या था, एटम था, और ये तुम्हारे पास क्या था, नॉर्मल एक, जस्ट सेकेंड, इसको मैं, हाँ, 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 तो इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या बन गया, इस लाइन से अगर मैं दिखाऊं, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में रिश्ता हो गया, तो इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया, जो मेरे पास प्रॉपर बॉन्ड है, इधर इसका न्यूक्लियस आ गया, और इधर इसका न्यूक्लियस है, और दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, दोनों के बीच में एक एक नॉर्मल सा एक रिश्ता दिख रहा है, जो मैरिज है, मतलब उसका मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स चल रहा है। अब यही चीज को, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मैरिज हुआ, मैरिज के बाद इन दोनों के बीच में मैरिज होने के बाद सब चीजें बिगड़ता गया, चीजें बिगड़ते गया, और ये और ज्यादा क्लोज होने लग गया, और क्लोज होने लग गया, तो और क्लोजनेस वगैरह वगैरह, जितना टाइम गया वगैरह वगैरह, वो स्ट्रांग ना होके और ज्यादा बिगड़ता गया। जितना ज्यादा बिगड़ता जाएगा, वो क्या होता जाएगा, उसके बीच में जो रिश्ता था वो टूटता रहेगा, जितना ज्यादा टूटता रहेगा, और एक टाइम में क्या हुआ, उनके बीच में रिश्ता खराब होने लग गया। तो इसको मैं, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में समझाओ, ध्यान से देखना, मेरे पास क्या था, सिंपली मैंने एक ये लिया, एक तुम्हारे पास एक दूसरा वायलेट कलर का लिया, इन दोनों के बीच में ये दोनों एटम्स है, ये दोनों तुम्हारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस का सेंटर है, और ये तुम्हारे पास न्यूक्लियस का सेंटर है। अब मैं अगर बोलूं, तो इसका जो इस ये न्यूक्लियस क्या था, ये तुम्हारे पास फिक्स था। अब तुम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचो, अब ये अगर न्यूक्लियस है, और मैंने जो सराउंडिंग बनाया, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, इधर मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो मेरे पास इधर कितना फोर्सेस चल रहा है, अगर मैं इसका देखूं, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में हमेशा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये न्यूक्लियस भी क्या है, ये न्यूक्लियस भी तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में तुम्हारे पास फिर क्या चल रहा है, हमेशा क्या चलेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन चलेगा।
फोर्स और रिपल्शन चलेगा। और तुम्हारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। अभी तो सबको पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली नॉर्मल कोई पार्टिकल नेचर नहीं होता, ये हमेशा कोई इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और तो इलेक्ट्रॉन पहले पहले जब बहुत दोनों दूर था, तो इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस सिंपली इसका इसका इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा पास आया, जब इसका पास आया तो ये इसका इसका इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लग जाएगा। ये बोलेगा भाई मैं, देखो अपना इलेक्ट्रॉन्स को तो सब खींच के ही रखता है, अपने बॉडी को सब लोग संभाल के रख रहा है, मगर वो क्या कर रहा है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ये क्या कर रहा है अपना, कि बोल रहा है कि भाई तू जितना पास आएगा उसका, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन्स क्या तुम्हारे पास क्या है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमेशा क्या करेगा, हमेशा बोलेगा कि भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस भी कम नहीं जाएगा। इसका न्यूक्लियस बोलेगा भाई तू मेरा न्यूक्लियस को ले रहा है, तो मैं मुझे भी तेरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका नेचर ही हो रहा है। ये नहीं हो, ऐसा नहीं कि ये खींचना चाहेगा नहीं चाहेगा, इसका नेचर ही होता है। नेचर का रूल ही क्या होता है कि ऑपोजिट चार्जेस, नेचर रूल, नेचर गिव्स द रूल दैट ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट इच अदर। अगर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर ऐसा हो रहा है, तो मेरे पास जो होगा, तो मेरे पास कितना टाइप ऑफ फोर्सेस हो रहा है। और मेरे पास ये बताओ, अगर ये दोनों आ रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक कलर से बोल रहा हूँ, तो मेरे पास तीन टाइप ऑफ फोर्स जनरेट हुआ। पहला फोर्स जो जनरेट हुआ, पहला फोर्स मेरे पास क्या आया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, सॉरी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में। तो न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच में मेरे पास क्या आया, फोर्स ऑफ रिपल्शन आया, फोर्स ऑफ रिपल्शन आया। सेकंड क्या आया मेरे पास एक न्यूक्लियस और दूसरे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दूसरे का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में क्या आया, मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया। और मेरे पास तीसरा क्या आया, जो ये मेरे पास थर्ड आया। थर्ड मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन के बीच में मेरे पास क्या आएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। अब तुम खुद बताओ कि तुम्हारे पास सबसे पावरफुल डोमिनेंट कौन होगा। सबसे पावरफुल डोमिनेंट क्या हो सकता है, कि न्यूक्लियस है, क्योंकि एक न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या ही रखा होता है। अगर सिंपल तुम हाइड्रोजन के टर्म्स में बोलो, कि एक न्यूक्लियस एक प्रोटॉन से काफी ज्यादा, उसका चार्ज डेंसिटी तो ठीक है भाई, चार्ज दोनों से खींच रहा है, मगर एक न्यूक्लियस का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा क्लाउड में बिखरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तुम एक, मतलब एक सिलेंडर भर रहे हो, और एक सिलेंडर में इतना ज्यादा गैसेस है, उसको तुम एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ लो कि वो एक सिलेंडर में फुल्ली सबमर्ज्ड है। और वही उसी उसी सेम चीज को तुमने क्या किया, एक 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 छोटा सा, मतलब एक छोटा सा इसके अंदर तुमने पैक कर दिया, उतना गैस को कंप्रेस कर दिया, तो इसका भाई वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका इसका पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सीधा फंडा है कि इसका जो पावर है बहुत ज्यादा, कोई भी किसी चीज को कंप्रेस करते हैं, न्यूक्लियस का पावर ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा होता है। और इन रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब कुछ देखते हैं कि एक न्यूक्लियस इतना ज्यादा पावरफुल क्यों होता है। और इसका, जैसे कि रदरफोर्ड वगैरह ने बोला था कि इट वाज लाइक bullet, I am firing a bullet on a sheet of paper and it is backfiring। और उधर से पता चलता है कि न्यूक्लियस कितना ज्यादा पावरफुल है। तो न्यूक्लियस में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जाता है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। तो मेरे पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, और उसके बाद लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्शन। इट दिस इज द वीकेस्ट, इट इज द वीकेस्ट। यही होगा। अब सिंपल टर्म्स में ये तो आ गया। इसके बाद
जो देखना है, जो हमें ग्राफ में ये इम्प्लीमेशन करना है। हम लोग जो बोल देते हैं ना कि इन दोनों के बीच में, हाँ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, ये जो मैरिज आया, मैरिज के बाद किस में आया, मैरिज के बाद डिवोर्स में चला गया। और डिवोर्स कब किया, इन दोनों के बीच में जब रिश्ता और ज्यादा मतलब और ज्यादा गहरा हो गया वगैरह वगैरह, तो डिवोर्स में चला गया, शादी के बाद बहुत झगड़ा वगैरह हुआ। तो ये मेरे पास बोल देते हैं लोग कि फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर गया। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेशन हम लोग बहुत अच्छे से समझे। फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट्स। अब ये अच्छे से देख लो कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। इस ग्राफ को मैं दूसरे बार बनाता हूँ कि, जस्ट अ सेकेंड। तो मेरे पास इधर इधर मेरे पास ठीक था। तो अब क्या हुआ, मेरे पास जब ये दोनों एक दूसरे का बहुत दूर था, मतलब इधर मेरे पास एक एटॉम था और दूसरा इधर मेरे पास क्या था, इधर मेरे पास एटॉम था। तो इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो था। और थोड़े थोड़े सा दूर आया तो थोड़ा, तो तुमने क्या किया, तुमने एक इसको इस इधर लेके आया, जो तुम्हारे इधर का एक न्यूक्लियस था, इसको मिड पेन का मिड पॉइंट को तुम एक न्यूक्लियस मान लो। पेन का मिड पॉइंट को एक तुम न्यूक्लियस मान लिया। तो तुम्हारे पास क्या हुआ, दोनों के बीच में न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब कुछ था। अब ये इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूम रहा है। तो क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस देख रहा है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है ना, क्योंकि इसका न्यूक्लियस तो दूर है ना। मगर इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो पास है ना। तो इसका न्यूक्लियस जब मिड पॉइंट है, ये क्या जाएगा, मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पहले अप्रोच करेगा। मगर इसका न्यूक्लियस तो बहुत दूर है ना। तो इसका न्यूक्लियस जब इसका पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अप्रोच किया, तो मेरे पास क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट किया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बहुत मिनिमम हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत रिपल करता है, मगर उस रिपल्शन का उतना ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा डोमिनेटिंग कर जाता है rather than एन इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारे पास जो पहला पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो पहला पॉइंट में क्या होता है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। जब भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मेरे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हुआ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, तुम न्यूक्लियस भी लिख सकते हो, प्रोटॉन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। तो मेरे पास जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स विल डोमिनेट, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा। और मैं बोल सकता हूँ इसके इसके कारण मेरे पास क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी थोड़ा था, क्योंकि वो जितना ज्यादा थोड़ा सा पास आएगा, थोड़ा सा, देखो इधर से थोड़ा सा पास आते रह रहे हैं। अगर बहुत दूर है न्यूक्लियस न्यूक्लियस वक्त, मगर फोर्स ऑफ रिपल्शन जितना ज्यादा पास जाओगे उतना ज्यादा बढ़ता ही रहेगा ना सिंपली। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, मगर इधर क्या हो रहा है, दोनों है। मगर मैं बोल सकता हूँ इधर मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा है। फोर्स क्योंकि इधर क्या है, क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर, क्योंकि डिस्टेंस फैक्टर से ये अपार्ट है, डिस्टेंस फैक्टर के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अभी तो मैं लिख सकता हूँ इस केस में मेरा क्या हो रहा है, इफ ए ग्रेटर देन एफ आर। मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद मेरे पास अगर मैं बोलूँ, इस पॉइंट को भी एक सेपरेशन लाइन खींच लो। हाँ, तो मेरे पास ये जो पॉइंट आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को डोमिनेट कर रहा है, मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, एनर्जी, एनर्जी इज डिक्रीजिंग, एनर्जी इज डिक्रीजिंग। मतलब हमेशा तुम्हारे पास जो प्रोसेस होगा, ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये तुम्हारे पास ये जो पार्ट होगा, जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट करेगा, मतलब इस पॉइंट से, ये योलो लाइन से इस पार्ट में जितना भी पॉइंट पार्ट होगा, ये मेरे पास क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट कर रहा है, मतलब मेरे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हारे पास जो दोनों न्यूक्लियस था, मान लो ये मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस
न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा है न्यूक्लियस वगैरह, और इसका प्रोटॉन दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ। तो इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस तो दूर है ना, इसका न्यूक्लियस का पॉइंट मान लो तुम, इसका न्यूक्लियस का पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट में न्यूक्लियस है, मगर इसका न्यूक्लियस इधर है। तो ये तो पहले इलेक्ट्रॉन को टच करेगा ना, ये पहले इलेक्ट्रॉन को देखेगा, भाई मैं पॉजिटिव चार्ज हूँ, मेरे सामने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ रहा है, तो मैं इसको भी तो खींचूंगा ना, ऑब्वियसली खींचूंगा। उसके बाद भाई उसके साथ उसके उसका मतलब उस क्या होता है, उसका न्यूक्लियस है, उसके साथ झगड़ा हो, जो भी हो, उसके साथ रिपल्शन होगा, वो बात की बात होगा। मगर मेरे सामने अट्रैक्शन फोर्स दिख रहा है, तो मैं हमेशा अट्रैक्ट करने जाऊंगा ना। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे का पास पास आ रहे हैं, एक दूसरे का पास पास आ रहा है, तो इन दोनों का जब पास पास आ रहा है, तो इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। मगर ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, इन दोनों का न्यूक्लियस न्यूक्लियस का डिस्टेंस भी तो घट रहा है, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस डिस्टेंस भी घट रहा है, तो मेरे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ता रहेगा। तो मेरे पास जब भी ये दोनों पास आता गया, तो मेरे पास क्या होता गया, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मगर मेरे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। ऐसा कभी मत सोचना कि मेरे पास इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है तो मेरे फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं है। दोनों इफेक्ट होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों दोनों है मेरे पास। अब दोनों जब है मेरे पास, सो इधर सिंपली देखो, हम्म, कि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के बाद मैंने क्या किया, इधर फोर्स ऑफ दोनों का डिस्टेंस घटता गया। तो इस पॉइंट पे मैंने क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैंने बोला कि तुम्हारे पास बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, इसको ही हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन जब हुआ, ये डिस्टेंस को ही, इस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। हम मैं बाद में आता हूँ थोड़ी देर में। इसको, ये जो डिस्टेंस है कि इधर इसका एक न्यूक्लियस आता है, मैं इसको अच्छे से दिखा दूँ इसका। तो इसका एक न्यूक्लियस ऐसे आएगा, इसको तुम सेंटर में पुट कर दो, और दूसरा एक कोई भी एटॉम ले लो, उसका क्या होगा, उसका भी ऐसा ही होगा। हाँ, और इन दोनों के बीच में इन दोनों को तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच में जो चलता है, ये जो इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ही हम लोग एक शेडेड बना देते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि भाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। हाँ, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, वो तो आता हूँ, वो तुम्हें थोड़ी देर बाद आता हूँ। कि जो मेरे पास अभी इतना क्लियर हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन को डोमिनेट करेगा। अब इस पॉइंट में आके मुझे बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ा, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ा, इसमें से कौन ज्यादा बढ़ा, ये मुझे देखना है। कि इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हुआ, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स आया, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स हो गया, अट्रैक्शन फोर्स आया। और ये जो इस पॉइंट में क्या हुआ, मेरे पास एफ इक्वल टू एफ ही होगा ना, कि मेरे पास जितने भी अट्रैक्शन फोर्स था, जितना भी अट्रैक्शन फोर्स था, ये मेरे पास रिपल्शन फोर्सेस जितने भी था, रिपल्शन फोर्सेस का इक्वल हो रहा है। अगर रिपल्शन फोर्सेस का इक्वल नहीं आएगा, तो उसका मतलब ही नहीं है ना। तो इस पूरा पार्ट में मेरे पास मतलब जब भी अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स का इक्वल करेगा, तो मेरे पास क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा ना। एक तो इधर मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बड़ा था फोर्स ऑफ रिपल्शन से। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद सिंपल टर्म्स में अगर बोलो, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हो रहा है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस येलो लाइन का पॉइंट पे। और उसके बाद इस पॉइंट पे जो ये रीजन है, इस रीजन को मैं अगर बॉक्स कर दूं, ये जो मेरे पास रीजन है, इस रीजन को मैं क्या बोल सकता हूँ, कि इस रीजन में टोटल प्रोसेस में, इस रीजन के टोटल प्रोसेस में मेरे पास क्या हुआ, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन हुआ वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से हट गया। तो मेरे पास जो ओवरऑल प्रोसेस है, इधर देखो फोर्स ऑफ रिपल्शन छोटू सा था, ये ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, मगर ये धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इक्वल हो रहा है। मतलब हमेशा क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। मगर इसमें मतलब मान लो कि तुम्हारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ 1000 से, मगर वो बढ़ रहा है 1001, 1002, 1003, 1004, और इसके पास था 10 रुपए था। एक के पास 100 रुपए, एक के पास 1000 रुपए था, एक के पास 10 रुपए था। ये 10 रुपए से, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 45, 55, 65, ऐसे 10 10 10 10 करके बढ़ रहा है। और वो 1000 से 1000, 1000, 2000, 3। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, थोड़ा 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 करके बढ़ा। दूसरा रिपल्शन, भाई मैं भागूंगा, मतलब वही।
कोई चल रहा है कि कोई धीरे-धीरे बढ़ रहा है, कोई तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेरे पास फ़ोर्स और रिपल्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा और इस पॉइंट में आके क्या हुआ कि दोनों ने 2000 दोनों ने इसने 1000 से 2000 पे गया, इसने 10 से 2000 पे गया। दोनों ने फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे बढ़ा, फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत जल्दी बढ़ा और इस पॉइंट पे आके क्या हुआ, दोनों में बोल सकता हूँ कि फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फ़ोर्स ऑफ रिपल्शन को इक्वली कर दिया। और इधर आके ये तो बहुत जल्दी बढ़ रहा था, हम ना दोनों में 2000 रुपए आ गया, तो उसके बाद वो तो 2050, 2100, 2100, 2150 ऐसे, मगर ये कैसे बढ़ रहा है 2002, 2004, इसी बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स। तो हमेशा पूरे प्रोसेस में, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या है, अट्रैक्शन फोर्स हमेशा रिपल्शन फोर्स से इक्वल हो गया और इस पॉइंट पे मैं बोल सकता हूँ कि रिपल्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग। किस पॉइंट के लिए बोलूंगा, इस पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया, मतलब ये जो येलो साइड का लेफ्ट साइड में है। अगर रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है, रिपल्शन फोर्स का डोमिनेट में मैंने क्या बोला, वो थर्मल एनर्जी से बाहर से लेता है, थर्मल एनर्जी के बाहर से, तुम इस पॉइंट को बोल सकते हो ये जो रिपल्शन फोर्स इज डोमिनेटिंग है, ये पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस का होगा। इसलिए बॉन्ड बॉन्ड और इसको हम लोग बोलते हैं ना कि बॉन्ड हुआ और इधर इधर आया तो सेपरेशन हो गया ना, न्यूक्लियस 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 को और पास लाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब और तुम इधर तुम्हारे पास क्या हो रहा था, तुम्हारे पास रिपल्शन फोर्स डोमिनेटिंग कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास इधर न्यूक्लियस को, ये दोनों न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस को तुम और ज्यादा पास लाने की कोशिश कर रहे हो और ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ, ये एक्स एक्सिस जो है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ही तो है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, तो इसको तुम न्यूक्लियस को डिस्टेंस को और छोटा कर रहे हो, न्यूक्लियस के डिस्टेंस को और छोटा कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा, जो प्रोटॉन 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 रिपल्शन फोर्स था, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन फोर्स था, वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन फोर्स था, वो डोमिनेट कर जाएगा। तो ये अगर डोमिनेट कर गया तो मेरे पास क्या हुआ, प्रोसेस एंडोथर्मिक बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इतना अगर क्लियर हो गया तो मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे पास होल द प्रोसेस में, थ्रू आउट द होल प्रोसेस, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट्स द अट्रैक्शन फोर्स। रिपल्शन फोर्स क्या करेगा, हमेशा हमेशा अट्रैक्शन फोर्स को डोमिनेट करता रहेगा। और ये अगर समझ आया, रिपल्स थ्रू आउट द होल प्रोसेस, रिपल्शन फोर्स मेरे पास क्या क्या हमेशा डोमिनेट कर गया, अट्रैक्शन फोर्स को डोमिनेट कर दिया। तो मेरे पास इस पॉइंट पे अब ये सब तो हो गया। तो हमेशा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स क्या था, पहले 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था, ये अट्रैक्शन फोर्स 1000 रुपए का था, अब 1000 10 से बहुत ज्यादा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, मतलब थ्रू आउट द होल प्रोसेस रिपल्शन फोर्स ही डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि एट द एंड जाके रिपल्शन फोर्स ही जीता ना, क्योंकि रिपल्शन फोर्स काफी तेजी से बढ़ रहा था, उसका इंक्रीमेंट का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो मैं इस पॉइंट पे, अब देखो, ये तो बातचीत हो गया खत्म। अब इस ग्राफ में मैं इस पॉइंट पे आता हूँ, इस पॉइंट पे मेरा क्या हुआ, इस पॉइंट पे मेरे पास मिनिमम एनर्जी आया, और मिनिमम एनर्जी जब जब आता है तो मैं हमेशा क्या बताया, मिनिमम एनर्जी का एक सेंटेंस होता है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मैं ये बोल सकता हूँ मिनिमम एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये मेरे पास पॉइंट था। और अगर तुम सीधा सीधा पूछोगे तो ये जो बॉन्ड एनर्जी आया, तो अच्छा, बॉन्ड एनर्जी में एक दो पॉइंट पे और थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ पूरे चीज को। तो मेरे पास तीन केसेस आया, इस ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ को ही मैं थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, एक इन्हें पॉइंट लिख रहा हूँ, इन्हें पॉइंट लिख रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास तीनों केस हो सकता है। तीनों केस क्या क्या हो सकता है कि मेरे पास जो आर था, वो आर क्या होगा, जीरो से, मेरे पास क्या हुआ, पहले आर जो था, इसको आर इंफिनिटी तक था, इंफिनिटी से आर तक आ रहा था, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर तुम आर मान लो, बॉन्ड लेंथ को बॉन्ड लेंथ को मैंने आर ले लिया कि उन दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड लेंथ कब हुआ, जब मेरे पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी था। और इधर मैंने बीच में आर रख रहा हूँ, आर इक्वल टू आर रख रहा हूँ, और इधर एफ इक्वल टू जीरो से मतलब आर जब
जीरो और आर के बीच में लड़ रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो इधर इस पॉइंट पे मेरे पास क्या था, इस पॉइंट पे जब इन्फिनिटी से अर्थ था, तो मेरे पास हमेशा क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, मेरे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन से डोमिनेट करता था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज डोमिनेट ऑन फोर्स ऑफ रिपल्शन। और मेरे पास इधर क्या हुआ, इधर जो एनर्जी था, इधर एनर्जी हमेशा क्या था, एनर्जी कम हो रहा था। एनर्जी कम हो रहा था तो मेरे पास स्टेबिलिटी क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ता जा रहा था एनर्जी। और ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस मेरे पास क्या था, एक्सोथर्मिक था। और R इक्वल टू आर में जब आया, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास क्या हुआ, एफ इक्वल टू एफ आर में हुआ। ग्राफ ग्राफ सोचना, ग्राफ ऐसे जा रहा है, मतलब एफ इक्वल टू एफ होगा, मतलब मेरे पास उस पॉइंट पे क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया। मुझे बता, इधर मेरे पास क्या हुआ, एनर्जी था, एनर्जी मेरे पास, एनर्जी मेरे पास मिनिमम हुआ, एनर्जी मेरे पास मिनिमम हुआ। मेरे पास स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी मेरे पास मैक्सिमम आएगा, स्टेबिलिटी मेरे पास मैक्सिमम आएगा। और इसको इस इसका जो एनर्जी है, इसको इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, दिस मिनिमम एनर्जी, दिस मिनिमम एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। इतना क्लियर हुआ, इस मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में बोलते हैं। तो और इस पॉइंट पे तुम इसके ऊपर जाओगे तो आर से जब छोटा हो गया, तो आर मतलब एकदम लास्ट पोजीशन जो मैंने इसको ऐड करके दिखाया, उस पोजीशन में मेरा क्या हुआ कि इफ आर हमेशा एफ ए से डोमिनेट करता है। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास क्या हुआ, एनर्जी, एनर्जी बढ़ गया। तो दोनों एटम्स के बीच में, और बॉन्ड से थोड़ा सा उसको घटा है ना, तो तुरंत वो हम लोग ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि तुम ये दोनों अंदर के जा रहा है तो एनर्जी बढ़ता है, ये थोड़ा सा बढ़ जाओगे एटम्स टूट जाएगा, मॉलिक्यूल्स टूट के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एनर्जी बढ़ता रहेगा, एनर्जी बढ़ता रहेगा, स्टेबिलिटी मेरे पास घटता रहेगा, स्टेबिलिटी मेरे पास घटेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग एंडोथर्मिक बोल देंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ेगा मतलब क्या कर रहा है, जो सिस्टम था, सिस्टम इज टेकिंग एनर्जी, सिस्टम इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है कि हमेशा थर्मल एनर्जी ये नहीं है कि वो हमेशा कलेक्ट भी कर सकते, किसी भी पॉइंट से अब तुम हीट दे रहा हो, तो वो भी तो सराउंडिंग से तुम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ना। तो मेरे पास अब डेफिनेशन के टर्म्स में एक नॉर्मल बॉन्ड का ग्राफ वगैरह सब कुछ समझ लिए। तो हम लोग अगर इन डेफिनेशन टर्म्स में मैं इसको कंक्लूड करूँ, तो मैं अगर कर सकता हूँ कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, द एनर्जी रिलीज्ड। और इसी बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, जो मिनिमम एनर्जी पे, तुम्हारे पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे जो बॉन्ड एनर्जी लगा, तो उसको ही मैं बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूँ। और वो उसको तोड़ने पे तुमने दोनों एटम्स में तोड़ दिया, कन्वर्ट कर दिया, दोनों को तोड़ दिया, मतलब इधर से तुमने इधर तक लेके आया। इस पॉइंट पे जब तुम लेके आओगे, इस पॉइंट पे क्या हुआ, दोनों एटम्स, ये एक तुम्हारे एटम्स था और तुम्हारा दोनों एटम्स था, इन दोनों एटम्स के बीच में दोनों एटम्स अलग अलग हो गया। तो इधर से, और अगर एक ग्राफ दिखाओ, मतलब इधर से इधर तक आने में तुम्हारे पास जितना आया, जितना एनर्जी लगा, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस एनर्जी को ही हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। तो इन बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन में क्या आएगा, द एनर्जी रिलीज्ड, the energy released in the bond formation, the energy released in the bond formation, मतलब वो एनर्जी दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस से मेरे पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे आया, इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और मेरे पास क्या आया, एंड which is calculated in terms of bond dissociation energy, bond dissociation एनर्जी। उसका मतलब मैंने X2 मॉलिक्यूल लिया, X2 मॉलिक्यूल से मैंने 2x एटॉम तक गया, ये X2 था, X2 क्या था, तुम्हारे पास मॉलिक्यूल था। और ये 2x मतलब ये टूट के एटॉम्स में कन्वर्ट हो गया,
उसका मतलब मैंने मॉलिक्यूल से एटॉम तक गया, मॉलिक्यूल से एटॉम में गया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और एटॉम से कन्वर्ट होके ये किस तरफ जा रहा है, मॉलिक्यूल के तरफ जा रहा है, एटॉम से मॉलिक्यूल के तरफ जा रहा है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बॉन्ड एनर्जी बोल सकता हूँ। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है, सब कुछ सेम है। बस तुम ये बोल सकते हो कि दोनों का बस डेफिनेशन अलग अलग है, कि एक मॉलिक्यूल से एटॉम्स की तरफ जा रहा है और एक एटॉम्स से मॉलिक्यूल की तरफ जा रहा है। ठीक है, बस बट दोनों का बोथ हैज देन सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको लिख ही देता हूँ, बट बोथ हैज द सेम मीनिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस में मैं बॉन्ड लेंथ का जो बोला था, बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस क्या होगा, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस the internuclear distance at the time of bond formation, at the time of bond formation is known as bond length, is known as bond length। तो जो मेरे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको ही मैं बोल सकता हूँ कि बॉन्ड लेंथ। तो ये मेरे पास एक क्लियर कट डेफिनेशन, एक क्लियर कट इंट्रोडक्शन था। आज का वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन बेसिस वीडियो ही था। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये केमिकल बॉन्डिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, कि केमिकल बॉन्डिंग में हम बेसिकली बॉन्ड क्या होता है। तो हम लोगों ने सीधा सीधा ये देखा कि मेरे पास जो बॉन्ड होना चाहिए, ये बॉन्ड क्या होना चाहिए, इंटरमोलिकुलर नहीं होना चाहिए, हमेशा इंट्रामोलिकुलर होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर को हम लोग एक नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद एनर्जी और स्टेबिलिटी का डिफरेंस देखा, एटम्स हमेशा मॉलिक्यूल्स में जाने की कोशिश करता है एक्सेप्ट फॉर द नोबल गैसेस, उसको तुम छोड़ दो। तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन फोर्सेस देखा हम लोग की, रिपल्शन फोर्सेस क्या होगा, हमेशा दूसरों से थर्मल एनर्जी से लेने की कोशिश करेगा, और सराउंडिंग से लेके अपना एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ा के वो स्टेबिलिटी घटा देता है। और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस देखा, और मॉर्स का ग्राफ को देखा। इसको दोबारा मॉर्स ग्राफ को जिसको समझ नहीं आया, इस पॉइंट से जब मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्सेस, इन दोनों के बारे में बोला, तो उस पॉइंट से देखना, उस पॉइंट से देख के समझ आ जाएगा सब कुछ। तो मेरे पास सीधा 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 क्या आया, मेरे पास जो रिपल्शन फोर्सेस आया, जो डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस घटता गया। तो मेरे पास जब दोनों एटॉम्स बहुत दूर दूर था, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन सब कुछ कुछ नहीं था, जीरो था, दोनों एटॉम्स बहुत दूर दूर था। अब मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे पास डोमिनेट करता गया, और फोर्स ऑफ रिपल्शन से फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत तेजी से बढ़ा, और एक पॉइंट में अचीव किया जब उसने मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बराबरी कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बराबरी कर दिया, और उसने बोल दिया कि भाई मैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बराबर हो गया, और मैंने मैक्सिमम मैक्सिमम स्टेबिलिटी दे दिया, मिनिमम एनर्जी दे दिया। और जब मिनिमम एनर्जी उसने दे दिया, तब उस पॉइंट को ही हम लोग बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, और उसके ऊपर गया तो हम लोग रिपल्शन फोर्स डोमिनेट हो गया। उसको ही हम लोग r इक्वल टू जीरो से r इक्वल टू r इक्वल टू टेंस टू इन्फिनिटी, इस टर्म्स में सब कुछ समझ गए कि बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। और बॉन्ड एनर्जी का डेफिनेशन बोलो तो एनर्जी रिलीज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, एंड व्हिच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और x2 2x मॉलिक्यूल वगैरह सब कुछ बोल दिया। और जो इस पॉइंट पे मेरे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को एट द टाइम ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब तुम्हारे पास ये जो डिस्टेंस है, इसको ही मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये जो प्रोसेस आ रहा है मेरे पास इधर से, अगर मैं येलो से दिखाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मेरे पास डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आ रहा है, इस डिस्टेंस को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, बॉन्ड लेंथ बोल सकता हूँ, मतलब इधर से इधर तक। ठीक है, तो मेरे पास ये वीडियो शायद क्लियर हुआ। तो ये दिस वाज अ वीडियो ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। इंट्रोडक्शन एक बहुत ज्यादा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे
कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करूँगा, बहुत लेक्चर मतलब बहुत सारे लेक्चर्स आएगा। अब जो लेक्चर्स आ रहे हैं ना वो बहुत बेसिक टाइप का होगा। बेसिक टाइप का होगा मतलब इधर तुम लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होगा। मैं सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊँगा कि एलिमेंट क्या होता है, कि एक एलिमेंट, कंपाउंड और एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स ये बेसिकली होता क्या है और इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जनरली तुम लोग बोल देते हो ना कि NaCl इज अ मॉलिक्यूल, ये गलत है। NaCl इज नॉट अ मॉलिक्यूल। भाई सीधा सीधा बहुत कुछ समझना है। तो बहुत कुछ धीरे 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 सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, फिर मैं एक चार्ट लिखा दूंगा कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये सब सब कुछ हमें पढ़ते हुए जाना है। और उसके साथ साथ हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। उसमें मैं 17-20 टॉपिक्स लिखूंगा। वो 20 टॉपिक्स हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, एकदम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अम, अ, वीडियो को दोबारा देख लेना। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले वीडियो प्रॉपर वे में हर दिन आ जाएगा। हर दिन एक ही टाइम पे एक ही टाइम स्लॉट में वीडियो चैनल में अपलोड होता जाएगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा वीडियो देखने से पहले ना और अपना नोट्स हमेशा खुद बनाना। मेरा नोट्स का मैं पीडीएफ शेयर करना थोड़ा सा इसका वीडियो तो ऑब्वियसली शेयर कर दूंगा एट द एंड ऑफ द, मगर हर लेक्चर का भी मैं शेयर कर सकता हूँ। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसका तो अलग बात है। बट आई विल ट्राई कि ये बहुत अच्छे से तुम लोग खुद का नोट्स खुद बनाओ। क्योंकि मेरा नोट्स से कुछ अच्छा नहीं होता। मेरा नोट्स, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, इसको ऐसा ऐसा कुछ मतलब नहीं होता। तुम्हारा हैंडराइटिंग अगर बहुत गंदा भी हो ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो। ये एक बेसिक मतलब एक बेसिक नेसेसिटी होता है खुद का अपना नोट्स खुद बनाने का। उसके बाद ट्राई करो कि जो दूसरा लेक्चर देखने से पहले कि पहला लेक्चर एक बार रिवाइज करके दूसरा लेक्चर देखने बैठे। वो बेसिक इंपॉर्टेंस है। तो आज का तो केमिकल बॉन्डिंग का इतना ही था। तो आज का तो 1 घंटा ओवर भी हो गया शायद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड लैटिस ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बातचीत करेंगे। और हर दिन एक एक वीडियो आएगा तुम्हारा। ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 40+ लेक्चर्स तो केमिकल बॉन्डिंग का इजीली चला जाएगा। पहले हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग का स्टार्ट करते करते जाएंगे और लास्ट में जाते जाते कोवेलेंट बॉन्डिंग जब खत्म होगा तो हम लोग आयनिक बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही था। और थैंक यू फॉर द पेशेंस फॉर हियरिंग माई बकवास जो भी है। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।